क्या आपको साइंस समझ नहीं आती या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर सय्यम जहां। आज से हम एक न्यू लर्निंग जर्नी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस चैनल पर हम क्लास 9 साइंस को एकदम क्लियर, इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको टॉपर बनाकर छोड़ूंगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर रटेंगे नहीं, समझेंगे। इस चैनल और जो भी वीडियोस के थ्रू आपके पास कंटेंट आने वाला है वो आपकी क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो बेफिक्र होकर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है और ये फिजिक्स का बेस चैप्टर है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे मतलब कि 12th तक की फिजिक्स में काम आता है। बेस चैप्टर है हमारा। तो जैसे अब मैं आपको ट्रिक्स बताता चलता हूँ कि टॉपर कैसे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब टॉपर कैसे स्टार्ट करेगा, वो पहले चैप्टर का नाम अच्छे से एनालाइज करेगा। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, मतलब अपने आसपास हो रहे मूवमेंट को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं हम। मोशन क्या है? एक तरीके की मूवमेंट है कि हम कैसे, मतलब मूवमेंट हो रही है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि आपने कभी कारपेट को जैसे अपने झाड़ा, तो उसमें से जो डांसिंग डस्ट पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, आप कभी ना सनलाइट की प्रेजेंस में देखना ना, तो डस्ट पार्टिकल भी मूवमेंट कर रहे होंगे, वो भी अंडर मोशन होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का सबसे कॉमन पार्ट है मोशन। जैसे अगर कोई जॉगिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है या कार रन कर रही है, कुछ भी आप जो भी कहो वो सब मोशन में। लेकिन अच्छा ठीक है, मोशन में तो आप मतलब मोशन को कैसे बताओगे कि अगर मैं सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आंख बंद करो, मैं यहाँ पर आ गया, तो क्या अब आप आंख खोलो, आपको लग रहा है कि मैंने मोशन किया है? आपने बोला हाँ। अब मैं पूछूंगा कैसे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इनिशियली इस पोजीशन पे था, लेकिन फाइनली मैं कहाँ, इस पोजीशन पर आ गया। तो मेरा जो चेंज इन पोजीशन है ये मुझे बताता है कि मैंने मोशन किया है। तो इसी अकॉर्डिंग, और जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर से निकले, आपका दोस्त आपको कह रहा है भाई जल्दी आ, काम है। ये आपका घर है, ठीक है। आपने ये आपको यहाँ आप जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप पहुंचे यहाँ। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आप अपने दोस्त के घर के पास पहुंचने वाले हो, अभी पहुंचे नहीं हो, यहाँ पे आपको जाना है, अभी आप पहुंचे नहीं हो। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि तू कहाँ तक पहुंचा। आपने बताया कि मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और तेरे घर के पास पहुंचने वाला हूँ। तो जो आप अपने घर से निकले, ये क्या है? आपकी इनिशियल पोजीशन। और आप इसके घर के पास पहुंचने वाले हो, ये क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन। तो क्या आपकी पोजीशन में चेंज आया? आप बोलोगे यस। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन। तो अब मैंने आपको हल्का ब्रीफ इसका दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं साथ साथ आपको ना एनसीईआरटीज का भी, मतलब जो क्वेश्चन अगर कोई आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ पूछता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे अब आपका पहला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ट्रक आपके आगे चल रहा है और वो सडनली ब्रेक मारे तो आपको उससे कितना दूर चलना चाहिए कि आप भी बच सको। अब आप पूछोगे कि सर इसमें एक दिक्कत है, क्या? कि आपने मेरे को स्पीड तो बताई नहीं कि वो कितनी की स्पीड से वो ट्रक आगे वाला चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं भी अपनी स्पीड रखूंगा और उससे पीछे रहूंगा। क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि मोशन जो है वो स्पीड के साथ एसोसिएट है। मोशन डिपेंड ऑन स्पीड। अगर सपोज करो मैंने आपको बता दिया कि ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो सडनली ब्रेक मारेगा आने वाले कुछ सेकंड्स में, तो आप उससे क्या थोड़ी दूर, मतलब अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है और आप फिर उससे स्पीड भी कम रखोगे और डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलोगे कि जब आप भी ब्रेक मारो तो आप भी रुक सको ना।
तो दैट्स वाई कि स्पीड पे भी मोशन जो है डिपेंड करता है। ये आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक इट ओवर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि आपने मोशन पढ़ा, मोशन में कुछ टाइप्स पढ़े होंगे पहले। मोशंस के कुछ टाइप्स में जैसे आपने पहला पढ़ा होगा लीनियर, सेकंड पढ़ा होगा और थर्ड पढ़ा होगा। मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ क्या क्या होता है इन मोशंस में। लीनियर यानी कि जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, अब आप यहाँ पे हो और यहाँ से आप ऐसे चल रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में आप जा रहे हो ना, तो ये लीनियर मोशन है। अब ऑसिलेटरी क्या होता है, आप जब 12th में जाओगे तो आप आगे एसएचएम वगैरह बहुत कुछ पढ़ोगे, इस पर पूरे एक चैप्टर बेस है ऑसिलेशन पर। तो ऑसिलेटरी मोशन कैसे होता है, जैसे आपने पहले पेंडुलम देखे होंगे कि ऐसे पेंडुलम होता है, एक जगह से बंधा होता है, दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे, पुरानी घड़ियों में भी ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे वो अपनी मूवमेंट करता है। तो क्या करता है कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, वो अपने मैक्सिमम पर जाएगा, वापस इनिशियल पोजीशन पर आएगा, फिर दूसरी साइड मैक्सिमम पर जाएगा, फिर इनिशियल, मतलब वो अपनी ही पोजीशन पर आता रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा है, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फिर आता है सर्कुलर मोशन। आपने जैसे मेलों में वो देखा होगा, जो वो होता है फेयर व्हील, उसमें ऐसे क्या होता है, पूरा वो मोशन करता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं पूरा घूम के, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर है लेकिन पूरा चक्कर काट के आ रहा है। जैसे कार का टायर, वो कार का जो व्हील होता है वो भी सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा बेस आइडिया दे दिया कि क्या मोशन क्या होता है, कैसे होता है। अब मैं आपको थोड़ी मोशन की जो है डिफाइन लिखवा देता हूँ। An object is said to be in motion if it changes its position relative to the surrounding frame in a given interval of time। तो अब मैं आपको एक बार अंग्रेजी में भी समझा देता हूँ। तो क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कह सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, जैसे आपने अपने दोस्त के घर तक का डिस्टेंस चेंज किया। रिलेटिव टू द सराउंडिंग फ्रेम, रिलेटिव टू द सराउंडिंग फ्रेम मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट तो होगा ना, कि एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे अब आपका घर एक फिक्स पॉइंट था, आपका घर जो है वो फिक्स है, वो तो घर तो चल नहीं सकता ना, तो घर को हम एक रेफरेंस पॉइंट, एक सराउंडिंग फ्रेम की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप अपने घर से निकल रहे हो और चलकर अपने दोस्त के घर तक पहुंचे, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है। तो आपने क्या किया, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस देखा ना। तो सराउंडिंग फ्रेम में यही चीजें आती है जो फिक्स होती हैं, कि मतलब आप इनका रेफरेंस दे सकते हो। जैसे अब अगर आपको कोई अपनी लोकेशन, अगर कोई बोलता है कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हो, आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि मैं जमीन पर खड़ा होता, हर कोई खड़ा होता है। तो आप ऐसे बताओगे ना, मैं इस दुकान के पास हूँ या इस मॉल के पास हूँ, तो ऐसे नियर बाय आप बताते हो, तो वो हमारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं, वही हमारा सराउंडिंग फ्रेम होता है, सेम चीज। ठीक है, अब ये तो हो गया मोशन। अब रेस्ट पे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट पर है, तो मैं वो आपको पता ही है कि रेस्ट हम कब कहेंगे, कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है ना, an object is said to be in rest if it does not
change its position relative to the surrounding frame in a given interval of time। क्लियर? फटाफट से इसको नोट करो, रख करो। इसके बाद आपका जो आता है टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर चिल होकर पढ़िए। हर चीज को पढ़ो मत, बस एंजॉय करते चलो। फिर आता है टाइप्स ऑफ मोशन। बीच में मैं इन सबके एग्जांपल्स की क्लिप भी डालता रहूंगा, वो भी आप देख लेना। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सबसे जो हमने अभी जो पढ़े थे वो भी टाइप्स हैं, लेकिन दो टाइप हमने और पढ़ने जो मेन है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, गॉट इट। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो होती है वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि हर बच्चा एक जैसा लगे, मतलब कि सब सेम हो, सेम, हर कोई बच्चा सेम लगे ना, किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ठीक ही है, सेम ही है, लेकिन क्या चीज सेम है वो मैं आपको बताता हूँ, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या चीज डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, when an object covers equal distance in equal interval of time with constant velocity। अब आप पूछोगे वेलोसिटी क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेंट का मतलब सेम भी होता है या जो एक जैसी रहे। तो एक ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे? सपोज करो कि आपके फादर जो है हाईवे पर कार चला रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है। यहाँ पर मैं ऊपर एक टेबल बना रहा हूँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। अब उन्होंने बोल दिया कि जरा स्पीड बताओ कितनी है, आपने बोल दिया 100 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया। क्रूज कंट्रोल तो पता क्या होता है कि जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, क्रूज कंट्रोल लगा दी, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई। बचता है अब इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जब स्पीड ही सेम रहेगी तो हर जैसे अब आपने पहले जब क्रूज कंट्रोल लगाया उसके 10 सेकेंड बाद आपने नोट किया कि कितना डिस्टेंस चले। सपोज करो आप 100 मीटर चल चुके थे, फिर उसके अगले 10 सेकेंड यानी कि 20 सेकेंड्स में आप चले 200 मीटर, फिर उसके अगले 10 सेकेंड यानी 30 सेकेंड्स में आप चले 300 मीटर, फिर 40 सेकेंड्स में आप चले 400 मीटर। तो क्या हमारे यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन फुलफिल हो गई? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्रूज कंट्रोल, इक्वल डिस्टेंस आपके सामने है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी है, क्योंकि हर 10 सेकंड बाद चेक कर रहे हैं, और टाइम भी और जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर ही बढ़ रहा है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी है, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यही सेम हम टेबल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, टाइम, यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 40 तक है, 100,
200, 300, 400, 100, 200। मैं अभी रफ बना रहा हूँ लेकिन आपको फेयर बनाना है, ठीक है। अब 10 सेकंड पर जो है 100 मीटर, 10 सेकंड पर 100, 20 सेकंड पर 200, 30 सेकंड पर 300 और 40 सेकंड पे 400। ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो फटाफट फटाफट करेंगे। अब आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ है, मैं थोड़ा पहले बता दूं फिर उसके बाद ही लिखाऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें डिस्टेंस भी सेम नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज़ सेम होती है, क्या? टाइम इंटरवल ऑफ जो टाइम होता है वो सेम रहता है, जिसमें वेलोसिटी भी जो है वो चेंज होती रहती है। तो मैं पहले आपको इसका ग्राफ बनवा देता हूँ, फिर डिफाइन लगवा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगेन आप हाईवे से आपने एग्जिट ले लिया, अब तो भाई आप किसी शहर में घुस गए हो, और शहर में क्या ट्रैफिक लाइट भी मिलेगी, खाली रोड भी मिलेगी, सब मिलेगा। क्रूज कंट्रोल हटा दिया है क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, तो स्पीड भी इसमें चेंज हो सकती है, ठीक है। तो पहले 10 से जब क्रूज कंट्रोल हटा उसके 10 सेकंड बाद आपने देखा आपने डिस्टेंस कवर किया है 50 ही मीटर, क्योंकि एग्जिट कर लिया, आगे ट्रैफिक है। 20 सेकंड बाद आपने देखा आपने कर लिया 150, ट्रैफिक खुल गया। 30 सेकंड बाद मिल गई खाली रोड, पापा कहते हैं हट जाओ, हमसे बढ़ के कोई नहीं, 300। फिर 40 सेकंड पे क्या हुआ, फिर से लाइट आ गई, क्या होना था 300 का 300 पर ही रह गए, वही रह गया, बड़ा ही नहीं कुछ, क्या करें, नहीं हो सकता। अब इसका ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस। अब मैं टाइम को टी से, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहा हूँ। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है। 50, या रुको हम बनाते अपना स्टैंडर्ड वाला ही है। यहाँ पे आया 100, 200, 300। पहला हमने करा है 50, तो यहाँ पे ही आएगा। फिर दूसरा हमने करा 20 पे करा है 150, 20 पे 150, 20 पे 150, यहाँ कहीं बीच में आएगा, यहीं कहीं तो आएगा, हाँ। फिर 30 पे 300, 30 पे 300, 40 पे भी 300 ही, बड़ा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म, सेम नहीं होएगा, तो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं आ सकता ये ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ मतलब कैसे भी जा सकता है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि वो 40 पर भी वही रुक गए, या आप थोड़ा बनाना चाहो तो टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब ये सेम नहीं रहता। कुल मिलाकर बात यही है, इतनी सी बात विद नो बकवास, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आओ भाई फटाफट डिफाइन लगा के खत्म करें। when an object covers unequal distance, unequal था unequal distance with equal interval of time with वेरिएबल वेलोसिटी। आप बोलोगे बाकी सब ठीक है, ये क्या चीज़ है, अभी 2 मिनट रुको, अभी क्लियर कर दूंगा। वेरिएबल को आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो, जो चेंज हो सकती है, चेंज ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है लेकिन टाइम सेम रहता है, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग था, लेकिन और स्पीड भी उसकी चेंज हो रही थी। जब खाली सड़क मिली तो खींच दी, फिर ब्रेक लग गई बीच में, जीरो भी नहीं। तो अब आप बोलोगे वेलोसिटी क्या चीज़ है यार, तंगी कर दिया है, बार बार आ रही है, समझ नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा इसको क्लैरिटी देता हूँ।
फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी ने पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल है तो क्या मेंटल भी है? अरे कोई नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है, मेजर नहीं कर सकते? अरे जैसे अब लेंथ है, इसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हो, कर सकते हो, तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मीटर कर सकते हो ना। ऐसे ही जैसे आप वाटर है, वाटर को आप मेजर कर सकते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी, वाटर को आप लीटर में मेजर करते हो। तो measurable property of a material that can be represented by magnitude and यूनिट, जिसको आप मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के सहारे से, जैसे मैं कहूँ कि ये गिलास है, अरे समझ लो यार है ये गिलास, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा गिर गया मेरे से, अभी अभी टूटा हो गया गिलास, ठीक है, यहाँ पर इसमें पानी भर रखा है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप इसको मेजर कर सकते हो क्या? हाँ, कैसे? ये कितने लीटर का पानी है, कितने लीटर हैं इसमें? तो आप बता सकते हो कि जी इसमें सपोज करो कि 20 ml ही पानी है इसमें, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप इसको मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आप अब आपका दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऐसे तो यार हम हर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं भी कर सकते? हाँ, इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, आप इन सबको कहाँ मेजर कर सकते हो? ठीक है, तो अब आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई, तो लेकिन बात तो वेलोसिटी की हुई थी। अभी वेलोसिटी पे भी आ रहे हैं, रुको जरा। वेलोसिटी, अब हम सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी में दो और टाइप्स होते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे यार जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा रहा, घूम फिर के हर जगह आ है। अरे रुको रुको, अभी चलते हैं। तो मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, एक सेकेंड रुको, हाँ अब ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी that can be defined only by its magnitude। है ये क्या है? अरे मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मैग्नीट्यूड के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं दूसरी वेक्टर क्वांटिटी का लिख दूंगा फिर आपको, तब भी नहीं आएगा, जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक नहीं आएगा। फिजिकल क्वांटिटी that can be defined by its magnitude as well as direction। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू ही इसको डिफाइन किया जा सकता है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें हम डायरेक्शन को भी मेजर करते हैं। अभी भी आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक मिनट बस दो मेरे को, मैं अभी आपको ना एक डिफरेंस के टेबल पे समझाता हूँ, उस पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ
यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्केलर, अच्छा लिखो, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है और इसमें ऐसा क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आता है प्लस डायरेक्शन भी आती है। अब आप इतनी देर से जो मेरे को वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी कर रहे थे उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। वहीं पर वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, सॉरी। तो जो वेलोसिटी हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गए, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था पहले। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर में थोड़ा और डेप्थ में जाते हुए मैं आपको बताता हूँ इसमें डायरेक्शन का कैसे रोल होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, थोड़ा सा उसके लिए पहले मैं आपको एक बार डिस्प्लेसमेंट का डेप्थ बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी एक तरीके का डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सपोज आप ऐसे गए, ऐसे करके आपने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ऐसे 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 डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गया ना डायरेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो आप जैसे मान लो ये 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, 10 20 30 40 50 60, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 60। और लेट से इसको मान लेते हैं 30 मीटर, एज्यूम कर रहा हूँ मैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 30 मीटर्स की। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना डायरेक्शन के मैं कैसे कह दूंगा, अगर सपोज करते हैं कि डिस्टेंस इस तरफ हो जाता है, डिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अगर मान लो एक चीज और, ये तो अभी सिर्फ गया है, अगर मैं मान लो कि जैसे अब मैं कहीं मार्केट से आ रहा हूँ, ये मेरी मार्केट है, यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैं मार्केट में पहुंचा, तो ये मेरी इनिशियल, ये मेरी फाइनल, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस घर भी तो आ गया, मैं घर वापस आ गया तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। और ये क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया ना, लेकिन डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ। आप चल चल के थक गए, एकदम टूट गए, लेकिन वही बात है, अगर मैं कह दूं आपको आपने कुछ चला नहीं, आप बोलोगे मारूंगा पागल नहीं का करके, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी कि क्यों डायरेक्शन मैटर करती है, कि डायरेक्शन जाने की है या वापस आने की है या दोनों पोजीशन सेम है। तो मैं एक बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी डिफरेंस बता देता हूं। ठीक है, ये क्या है, पाथ कवर्ड बाय द बॉडी,
और इसका आपको पता ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। सेकेंड थिंग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या आप डिफरेंस कह सकते हो कि डिस्टेंस इट कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। ये ना ही ज़ीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वो ऐसे कि जैसे आगे जाके आप साइन कन्वेंशन भी पढ़ते हो ना, तो ये वाली साइड को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और ये वाली साइड को हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं। और अगर आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और आप ऐसे जाकर ऐसे गए तो फाइनल आपकी नेगेटिव में आ गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। लेकिन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन पे मैटर करता है कि नेगेटिव होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप जाकर वापस इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यस, नहीं सॉरी, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। थोड़ा नेगेटिव में ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और क्या पॉइंट आ सकता है इसमें, और बाकी जो जैसे जैसे मेरे को पॉइंट्स याद आते रहेंगे, आप इसमें एक दो लाइन छोड़ देना, जैसे जैसे आगे पॉइंट्स याद आएंगे तो मैं बोल दिया करूँगा, आप लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है, एक चीज आपको क्लियर हो गई, मैंने डिस्प्लेसमेंट का नाम लिया, आपने बोला क्या है, मैंने समझा दिया। अब बारी आती है स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड, वेलोसिटी, जब तक आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझते हैं वैसे आपको स्पीड और वेलोसिटी नहीं समझ आई। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट क्या होता है, जैसे सेकंड यूनिट हो गई, ये सारी यूनिट्स होती हैं। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो स्पीड हो गई। मीटर पर सेकंड, एक मतलब कितने मीटर कवर करे एक सेकंड में, मीटर पर सेकंड हमारी इसकी यूनिट होती है। और हाँ, डिस्टेंस, एक चीज बता दूं, इनकी यूनिट सेम होती है। जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होती है, और ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में और क्या चेंजेस है। सिमिलरली अगर देखो, इसका फॉर्मूला सेम होता है, एक चीज याद रखना, दोनों को v से ही डिनोट किया जाता है, जो इधर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो स्पीड का आप लिखते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो बेसिक्स था एकदम। तो अब मैं जरा आपको इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में आपके 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो एक बार करा देता हूँ कि साथ साथ आपको क्लैरिटी आती जाए। फिर उसके बाद हम आज हमारा कोई और टॉपिक हो सकता है, चलो एक बताइए। एक चीज और, इसमें डिस्क्राइबिंग पोजीशन में मैंने आपको बता दिया ना कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और वो सराउंडिंग फ्रेम वगैरह बता दिया, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ अ स्ट्रेट ट्रैक, when will the displacement of the athlete be zero and what will the total distance in this case। अच्छा, एक एथलीट बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक एथलीट है, जैसे ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है,
ये एथलीट है भाई, एथलीट है। तो ये क्या कर रहा है, ये आगे जाता है फिर वापस पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। तो पूछ रहे हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, तो इसका आंसर है व्हेन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। जब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, और अगर दोनों पोजीशन सेम ही है तो वो जीरो हो जाएगी। और उन्होंने पूछा है कि इसमें डिस्टेंस कितना, टोटल क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट केस, अगर वो आगे जाकर वापस आ गया है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब इसमें हमें कोई वो नहीं दे रखा कि कितने मीटर का है, एक सेकंड होल्ड करो, कितने मीटर का है, ये है 100 मीटर का। अच्छा, इसमें ऊपर 4.4 फिगर में देखोगे ना, तो उतने मीटर, 100 मीटर का ट्रैक लेके चल रहे हैं हम, ये 100 मीटर है, ठीक है। और ये आगे जाकर वापस आया है, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, उसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया। लेकिन जो इसका टोटल डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि वो बेचारा हाफ गया और आप उसको बोलोगे कि जीरो चला है, तो पागल छोड़ना है। तो यहाँ से गया 100, फिर वापस आया 100, तो कितना हो गया, तो 100 + 100 इज इक्वल टू 200। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हो गया 200 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ विद रेफरेंस टू 4.4 फिगर, ठीक है। तो 4.4 फिगर में जो था मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग करा दिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो अब ये बताओ कि जो फ्यूल है, फ्यूल अगर एक गाड़ी में फ्यूल यूज हो रहा है तो किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर या डिस्प्लेसमेंट पर। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कह रहा है तो वो गलत है, और जो डिस्टेंस कह रहा है वो सही है, वो शाबाशी दो अपने आप को। तो ऐसा क्यों, अगर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, मैं उसको 2 मिनट लगा के एक बार रीजन बता दूं क्यों। कि देखो, अगर मान लो आप आपके पापा और आप दोनों गए और वैसे घूमने गए हो रात को, तो अब आपके पापा ने बाइक में डलवाया था 300 रुपये का पेट्रोल, ठीक है, फुल टैंक था। तो आप दोनों घूम के घर आए, तो घर आने के बाद जब सुबह पापा ने देखा, पापा कहते टंकी तो आधी रह गई यार, टंकी आधी रह गई। तो आप क्या बोलोगे कि हम तो कहीं गए नहीं, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फ्यूल कैसे खर्च हो गया, जो कि गलत है कायदे से। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक ना एक डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहीं पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो तो टोटल है ना। जैसे आप लोग, ये मॉल है, ये आप लोगों का घर है, ठीक है। आप लोगों ने उठाई बाइक, चलो जी मॉल घुमाए, मॉल घूम लिया, यहाँ से निकली बाइक, ये आ गए घर वापस, आगे सुन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, लेकिन आए तो आप ज़्यादा दूर से घूम के हो, 150 मीटर कह देते हैं इसको। लेट से गए, आपने लगाया 100 और 150, 250 मीटर में जो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया वो कितना हुआ, 250। लेकिन इनिशियली आपने जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो यहाँ से करी थी, और जो फाइनली आप जहाँ आए हो वो भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाने की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया जीरो। तो आप क्या कहोगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो फ्यूल यूज हुआ है तो उसमें आप मतलब फ्यूल किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर आपसे ऐसे कोई भी पूछता है तो आप बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर जो है हमारा फ्यूल डिपेंड करता है। इसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, या चलो एक है ना पॉज एंड पॉन्डर करके है, थर्ड क्वेश्चन आप एक बार घर से ट्राई करेंगे, कल हम देखेंगे। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको मैं 1-2 टॉपिक और बता के फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है अभी तो आपको वो भी नहीं पता है, तो पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन total distance traveled by total time taken। ठीक है, मतलब कि एवरेज स्पीड को अगर आप लिखना चाहो, जो नॉर्मल स्पीड थी वो क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है। और इसमें आपने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगा है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगी एवरेज स्पीड। अब आपसे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। डिफाइन आप थोड़ी सी अब बनाना सीख लो, मैं अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये आएगा, सीधा मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे, या फिर आप इसको लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट करी है टोटल, इसका एग्जांपल बस 1 मिनट लगेगा आपको, दोनों चीजें मैं अभी साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, बस 1 मिनट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद आप बोलोगे यार ये मास्टर को लगता है घर ही बहुत प्यारी है। हाउस किसका, आपका ले लो, आपका घर है, ठीक है, आपका ही है भाई। ये कहाँ है, ये नानी का घर है, सबकी नानी होती है, नानी का घर है। नानी का घर यहाँ से दूर है 250 किलोमीटर। ठीक है, आप गए नानी के घर, खुश होकर पैसे बहुत सारे बटोर के लाए नानी से। ठीक है, तो यहाँ से आप गए 250 चले, 250 यहाँ से आपने 250 कवर किया। तो अगर मैं आपका डिस्टेंस की बात करूँ कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है आने जाने में, पूरा अबाउट अ जर्नी, तो वो कितना होगा 250 प्लस 250, 500 किलोमीटर आपने जो है डिस्टेंस ट्रेवल करा है। कितने टाइम में, अगर सपोज करो कि आपको 4 घंटे जाने में लगते हैं, तो टाइम को मैं मान लेता हूँ 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 8 घंटे में आपने पूरी जर्नी कवर कर ली। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या कहना चाहोगे? अगर आपको अब तक समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जाके देखो। यहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मेरे को कोई बता सकता है, तो मैं बता सकता हूँ। एवरेज स्पीड कितनी कहोगे आप, टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर, टाइम कितना 8 घंटे, ये इसको चल 10 कर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा ना अच्छे से, 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर अगर एवरेज वेलोसिटी की कोई बात करें तो ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, नीचे क्या है 10। अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी है तो 0 ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी 0, लेकिन एवरेज स्पीड इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप कह सकते हो कि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि जाते टाइम ऐसे थी, वापसी ऐसे है, तो डायरेक्शन भी तो मैटर कर रही है कि आप किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हो। अगर आप वापस बैकवर्ड ही मूव कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारी स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। सो अब मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा, ठीक है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए रेडी रहें। और अगर कोई भी आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस इशू कोई आ रहा हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।